हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से किसी भी बैंक की फेयर वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है। यानी कि निवेशकों को ये पता होना चाहिए कि भाई जब वो किसी बैंक के अंदर निवेश कर रहे हैं तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर, और आपको शेयर्स का भाव महंगा लग रहा है या सस्ता लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बेस पर बाजार का भाव कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि बाजार का भाव अगर आपकी फेयर वैल्यू के आसपास आ रहा है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर वो उससे दूर जा रहा है तो आप उससे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस समय पर। तो देखिएगा, वैसे तो देखिएगा रेगुलर बेसिस पर बैंकों के रिजल्ट आते रहते हैं हर 3 महीने के दौरान, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बैंक को जैसे मामले में हर 3 महीने बाद। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिया में रेगुलेशंस इस तरीके के हैं कि आपको हर 3 महीने बाद बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, ना केवल बैंकों की बल्कि सबकी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती आरबीआई रेगुलेशंस की वजह से, लेकिन फिर भी जो डेटा पेश किए जाते हैं, और मैं ये कोटक महिंद्रा बैंक ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, और जो हमें एक प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, मतलब जो रेशियोज चाहिए होती है वो एक ही स्क्रीन पे मिल गई हैं। हालांकि कुछ हम दूसरी स्क्रीन का भी यूज़ करेंगे, बट मेजरली एक स्क्रीन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए देखने के लिए। तो कुछ कैलकुलेशन हमने कर ली है जो भी है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कुछ चीज़ों को समझिए कि ये क्या इम्पैक्ट होता है। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ है पैट। पैट का मतलब क्या होता है? पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। यानी कि बैंक ने या उसकी सब्सिडरी के माध्यम से मिल मिलाकर जो उसने सारे खर्चे काटने के बाद, प्रोविजंस बनाने के बाद जो प्रॉफिट कमाया है, सभी तरीके की जिम्मेदारियां निपटाने के बाद, इंक्लूडिंग टैक्स निपटाने के बाद जो पैसा बचा है वो होता है नेट प्रॉफिट या पैट। तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 4566 करोड़ रुपीस, वो बाद में बात करेंगे। दूसरी होती है रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट का साइज होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए यूज होता है। तो वो जो परसेंटेज है पैट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब कंपनी की टोटल असेट से डिवाइड करते हैं तो उस परसेंटेज को बोला जाता है रिटर्न ऑन असेट्स। तो रिटर्न ऑन असेट्स भी एक इंपॉर्टेंट रेशो होती है बैंक के अंदर, और किस तरीके से यूज होती है फिर बताएंगे। इसके अलावा तीसरी रेशो होती है कि जो शेयर होल्डर का पैसा है, जो शेयर होल्डर का पैसा है, यानी कि जिसको हम नेटवर्थ बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं। तो उस शेयर होल्डर्स के पैसे पर जो बैलेंस शीट की कीमत है, उस कीमत के ऊपर कितने % प्रॉफिट कमाया, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये रेशोज जितनी ज़्यादा होती हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है, चाहे वो रिटर्न ऑन असेट्स हो चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो। ये कितनी सही रहती है, कितनी जो है एक्सटेंडेड होती है जब भी कभी किसी शेयर्स की वैल्यूएशन अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास Q4 की परफॉर्मेंस दी हुई है। Q4 की, तो Q4 की ही परफॉर्मेंस सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है। तो हम सबसे बढ़िया वाली वैल्यूएशन, जो लेटेस्ट वैल्यूएशन है, उसी का सहारा लेंगे, बजाय कि हम साल भर की वैल्यूएशंस लेने के। एक और पैरामीटर्स होता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के एक शेयर की वैल्यू बैलेंस शीट में है, उस कीमत को बोला जाता है बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो वो भी आपके सामने है, वो है 563, और फिर उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी रेशोज को कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ, और फिर हम निकालने की कोशिश करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिएगा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4566 करोड़, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के अंदर। रिटर्न ऑन असेट्स 3.06 चर्चा करेंगे कितनी होनी चाहिए। रिटर्न ऑन असेट्स, अगर आपका शेयर बैलेंस शीट कीमत पर बाजार में उपलब्ध है, क्योंकि इंडिया में तो नहीं है लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में जो शेयर्स हैं वो बुक वैल्यू के आसपास ही चलते हैं शेयर बाजार में, लेकिन इंडिया के अंदर ये माना जाता है कि भाई बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए जो है बैंकों के जो शेयर्स हैं थोड़े से महंगी वैल्यूएशंस पर इंडिया में मिलते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट 3.06 है, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको बुक वैल्यू पर। तो कंपनी के शेयर्स की बुक वैल्यू है 563।
तो आप इस रिटर्न ऑन असेट्स को 563 है, तो आप इसके बाजार की कीमत पे जाएंगे कि भाई बाजार में भाव क्या है। तो बाजार का जो भाव है वो है 1937 रुपये आज की क्लोजिंग पे। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 563 से, तो ये जो रेशियो निकल कर आएगी इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इसका मतलब है कि बुक वैल्यू के सामने बाजार में 3.44 टाइम्स ये शेयर्स महंगा मिल रहा है, यानी कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो आज की डेट में कितनी है, 3.44 टाइम्स, यानी कि तकरीबन 3.5 गुना महंगी कीमत पे। तो इसको अगर आप 3.5 से डिवाइड कर दें, 3.5 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि रिटर्न ऑन असेट्स इफेक्टिव यील्ड कितनी है, वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। वो 1 से तो कम है, वो आती है 0.76। तो अब अगर इस तरीके से अगर हम बाजार की वैल्यूएशंस निकालने की कोशिश करें कि भाई ये जो 0.76 है, असेट्स की कीमत को अगर हम पैरामीटर्स लें, जो रिटर्न्स पैरामीटर्स हैं उनको लें, तो शेयर्स का भाव क्या होना चाहिए। अगर ये आ जाती वैल्यू 1, तो इसका मतलब है शेयर का जो भाव है, अगर शेयर का जो भाव है वो बिल्कुल ओके है। अगर ये आ जाती 1.1, ये आ जाती 1.1, तो इसका मतलब है कि शेयर्स की वैल्यू आज जो बाजार भाव है उससे 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी, 10% ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर ये वैल्यू आ जाती 1.2, तो हम ये कहते हैं कि शेयर्स की वैल्यू 20% ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये आई है 1 से कम, यानी कि 0.76। इसका मतलब है कि शेयर्स की वैल्यू 1 रुपये होती, अगर ये 1 आती तो सही वैल्यू होती। तो अब ये है 0.76, तो 1937 को 0.76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये शेयर्स की फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो 1937 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.76 से, जो वैल्यू आती है 41472। और ये सबसे बढ़िया पैरामीटर्स जो है होता है बैंकों की वैल्यूएशंस करने के लिए, वर्ल्ड वाइड हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपके सामने आ गई 1472। इसीलिए जब भी आप देखते हैं हमारे एनालिसिस में, जब भी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर्स 1600 1650 के आसपास आता है, तो हम थोड़ा सा प्रीमियम लेते हुए, क्योंकि सब्सिडरीज इनकी काफ़ी अच्छी है, तो उन प्रीमियम को भी हम कंसिडर करते हुए हम कहते हैं कि हाँ भाई कोटक महिंद्रा बैंक इस समय खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। तो वो हमारा जो सारा चर्चा होती है जब डेली एनालिसिस में, तो जनरली ये सब चीज़ें मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ अपने पास। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप बहुत बार सोचते होंगे कि सर इसी भाव पर क्यों बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा महंगा बाजार है, महंगी मिलती है, तो इस वजह से रिजल्ट अच्छे हैं नो डाउट। और ये आपको जो है पूरे मीडिया में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी से भी हम ये देख सकते हैं कि भाई ये शेयर्स हमारे को वर्स्ट केस में क्या रिटर्न देगा, यानी कि आज की डेट में। तो इसका भी सही तरीका है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर के पैसे से बैलेंस शीट में निकली है, लेकिन जब बाजार में शेयर खरीदने जा रहे हैं तो 3.44 टाइम्स उसकी कीमत दे रहे हैं। तो उससे अगर इसको डिवाइड कर दें 16.88 को 3.44 से, तो आपके पास इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी आती है, दैट इज 4.9। तो आप इस शेयर से 1 साल के अंदर जो बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं वो 5% ही करिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। लेकिन अगर शेयर्स की डी रेटिंग हो जाए या री रेटिंग हो जाए, तो शेयर्स के भाव अच्छे या खराब भी हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ और फेवरेबल चीज़ आ जाए बैंकों के लिए, तो फिर आपको रिटर्न्स ज़्यादा भी मिल सकती हैं। लेकिन या जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए या कुछ ख़राब हो जाए, तो फिर हो सकता है वो 4.9 भी ना मिले। बट ये एक बेस्ट केस के अंदर इतनी रिटर्न्स आप आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक आपको डिलीवर कर रहा है, वो है 4.9%। और अगर आप पूरे साल भर में शेयर्स प्राइस भी देखें, पिछले 2 साल के भी शेयर्स प्राइस देखेंगे, तो आपको मोटा मोटी यही रिटर्न्स आपको कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स पर मिली है। तो ये सब वैल्यूशंस हैं जिनकी हम चर्चा आपके साथ करते रहे। तो क्योंकि ये पूरे साल भर की है, तो साल भर की थोड़ी सी कम थी, तो मुझे लाजमी नहीं है कि मैं कम पे कम वैल्यू निकालूं, क्योंकि आज की डेट में जो करंट है वो बेस्ट वैल्यूशन है। तो आज की डेट में बेस्ट वैल्यूशन आ रही है तकरीबन 1500 रुपये के आसपास। कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है अगर बाजार की कभी भी गिरावट में। उसके बाद तो देखिएगा जो प्रीमियम्स हैं वो बाजार कितना प्रीमियम दे वो तो बाजार की मर्जी है। बट मैं एक टिपिकली जब इन्वेस्टमेंट की बात करूं और मुझे कोई वैल्यूशन सही समझ में आए तो वो मैं आपके साथ चर्चा करूं। इसके बाद देखिएगा एक और पैरामीटर्स है कि कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से ग्रो कर रहा है। देखिएगा अब इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। 18 से 19 में किया था 16%, फिर किया 17%, फिर 19%, फिर 16.2, फिर 23.45। ये कंपनीज के प्रॉफिट के ग्रो करने की स्पीड है। लेकिन आपका शेयर प्राइस इस स्पीड से
नहीं ग्रो कर रहा। रीज़न ये कि जब आप शेयर्स को खरीद रहे हैं तो आप बुक वैल्यू के ऊपर ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बुक वैल्यू पर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मान लीजिए अगर परसेंटेज निकालें तो इतनी मतलब बैलेंस शीट के अंदर ये प्रॉफिट जितने बढ़ रहे हैं इतनी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर शेयर प्राइस टू बुक वैल्यू सेम मेंटेन करता है तो जितनी % ग्रोथ है उतनी ही ग्रोथ आपको भी मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बैंकों के शेयर्स 4 या 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगी मानी जाती है। तो बैंकों के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो आप मान सकते हैं रीजनेबली वो 2.5-3 के आसपास होती है। तो अगर इस तरीके की ग्रोथ है तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो अभी ये 3.44 पे चल रहा है, तो वहीं पर हमारी भी जो कैलकुलेशन अगर 3.5 में से आप 2.8 निकालेंगे तो तकरीबन 15 से 20%। तो जो फेयर वैल्यू निकल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वैल्यू महंगी है सस्ती है, बट जहाँ पर निवेश करने के मौके होते हैं, एक अच्छी रिटर्न्स के लिए निवेश करने के मौके होते हैं, वो तकरीबन 15-20% नीचे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इनका जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो कितनी बढ़ रही है साल दर साल, तो साल दर साल इनकी बैलेंस शीट वैल्यू बढ़ रही थी। 18-19 में बढ़ी थी 15.43, फिर 15.2, फिर और कोविड में एकदम आप बेस नीचे हो गया था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई तो 26.36, 14.5, 15.5। तो अगर आप इसको कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 16% के आसपास की इनकी बुक वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जो बुक वैल्यू बढ़ने का जो नज़रिया है ये आप एक बेस्ट मान सकते हैं, कि अगर कोई भी पैरामीटर्स आगे चल के चेंज नहीं होते, क्योंकि जब बैंक बड़ा हो जाता है थोड़ा तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे आ जाती है। अगर मान लीजिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे नहीं आती, क्योंकि एक समय था कोटक महिंद्रा बैंक 7 या 8 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी ट्रेड करता था, हालांकि अब वो प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास आ गई है। तो अगर वो आता है तो इस तरीके की रिटर्न, मान लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू अगर सेम रहे तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब जो बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट है वो एक शेयर्स आपको ग्रोथ करके दे सकता है। लेकिन बाजार में देखिएगा कभी एक एडवर्स सिचुएशंस होती है, बाजार में मूड माहौल किस तरीके का होता है वो भी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बट मैं ये बैलेंस शीट वैल्यूएशंस के हिसाब से आपके साथ चर्चा कर रहा था। जहाँ तक बैलेंस शीट के सवाल की बात है, इस बार जो अगर कोटक महिंद्रा बैंक के परफॉर्मेंस को देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा यहाँ पे जो सबसे खास बात हुई है इनके बैंकों में, बैंक ने जो भी ये जो रिटर्न्स कमाई है ये काफ़ी अच्छी है। और इसका एक रीज़न था कि इंक्रीजिंग साइकिल थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो सभी बैंकों के साथ हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनके सारे के सारे जो अमाउंट बढ़े हैं ना वो एफडी में बढ़े हैं। एफडी का जो अमाउंट है देखिएगा, करंट अकाउंट जो था वो पिछले क्वार्टर में क्या था, अगर आप इनका देखें 64 करोड़ थे 31 मार्च 2022 में, सॉरी, और 31 दिसंबर 2022 में मोर लेस आसपास थे। तो अगर हम पिछले साल से देखें तो इनका जो ये बढ़ा है करंट अकाउंट वो कितना बढ़ा है, खाली 10% बढ़ा है। फिक्स रेट की जो सेविंग अकाउंट्स हैं जिनको मतलब एक ही रेट पे मिलते हैं वो घट गए हैं 6000 करोड़, और जो फ्लोटिंग रेट वाले हैं वो तकरीबन 4000, यानी कि रेट ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ सेविंग अकाउंट थोड़ा सा बढ़ा है। तो यानी कि जो कासा है वो इनका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, तो कासा में इनकी डीग्रोथ हुई है। लेकिन जो एफडी है, टर्म डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, वो आप देखेंगे 50% के आसपास बढ़े हैं। तो ये जो एफडी से पैसा इन्होंने रेज किया है ये थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि बैंक का जितना कासा होता है उतना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उतना ही बैंकों के लिए बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि उसका जो डेट जो कॉस्ट है कासा की वो कम होती है। करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट देते नहीं और सेविंग अकाउंट पे बहुत ही लो साइड होता है। तो अब देखिएगा करंट अकाउंट में ग्रोथ है नहीं, इसका ये मतलब 10% की ग्रोथ है। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है कि भाई जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका मार्केट शेयर दूसरे बैंक खा रहे हैं या दूसरे बैंकों की ग्रोथ ज़्यादा है, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में तो काफ़ी ज़्यादा थी। और हालांकि एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसका काफ़ी बड़ा है, और उसका मेन एक रीज़न है कि जो इंक्रीजिंग रेट साइकिल है तो इस क्वार्टर में बहुत ही बढ़ी है। साल भर का भी देखेंगे तो 5.33 है, जो पिछले बार 4.61 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो बेनिफिट है वो इनको काफ़ी बढ़िया मिला है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इनकी जो कासा की जो रेशो है तो कासा इनका घटा है, तो कासा इनका जो घटना है वो एक चिंता की बात इसलिए है कि कासा घटना नहीं चाहिए। कासा मतलब एक स्टैंडर्ड रेशो है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब 40-42% के आसपास खराब बैंकों का भी रहता है। तो इनकी जो कासा रेशो है वो 60.7% हुआ करती थी, यानी कि 60% करंट अकाउंट सेविंग यानी कि सस्ते रेट वाले, अब वो हो गए 52.8%। तो ये हालांकि जो नॉर्मल से बैंक होते हैं वो 40-41% होते हैं, उनके मुकाबले में अभी भी बहुत बढ़िया है। पर देखिएगा जो 8% का कासा रिड्यूस हुआ है
ये सबसे चिंता की बात है। हालांकि असेट्स क्वालिटी इनकी बैंक की में कोई डाउट ही नहीं है, असेट्स क्वालिटी बढ़िया रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और हमने कोटक महिंद्रा बैंक का यूज़ करते हुए शेयर्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।